हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश और हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कशन किया था। इसके जर्नल जो स्ट्रक्चर हैं या इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जो ऑर्गन हैं उनका एक एक करके डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। और इस कैटेगरी के अंदर आज अपने सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं ओवरी यानी कि अंडाशय के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय या ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या मुख्य जनन अंग की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक के रूप में अंडाणु यानी कि ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो चलो आज अपने शुरुआत करते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी के बारे में। तो पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओवरी की पोजीशन के बारे में यानी कि स्थिति के बारे में। यानी कि मादा के शरीर के अंदर ये अंडाशय जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में अपने चर्चा करें। कि अगर हम बात करें ओवरी की पोजीशन की, तो हम देखते हैं कि जो किडनी होती है वृक्क, इस किडनी के पीछे जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर मीजोवेरियन नामक तंतुओं के द्वारा उदर गुहा की पार्श्व स्थिति से जुड़े हुए रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ओवरी है वो मादा के शरीर के अंदर किडनी के ठीक पीछे जो उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल जो कैविटी है, इसके पार्श्व यानी कि साइडों के अंदर एक विशेष प्रकार के तंतुओं के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है मीजोवेरियन तंतु। यानी कि जो अंडाशय है, जो एक जोड़ी पाए जाते हैं मादा जनन तंत्र के अंदर। अगर बात की जाए इनकी पोजीशन की, तो ये जो किडनी है इसके पीछे मीजोवेरियन नामक तंतुओं की सहायता से उदर गुहा के पार्श्व के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमने बात की इनकी पोजीशन के बारे में। अब अगर हम बात करें अंडाशय यानी कि ओवरी के कार्यों के बारे में कि इनका मेन फंक्शन क्या है, तो इनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मादा युग्मक के रूप में ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण करना। तो एक काम क्या हो गया, अंडाणु का निर्माण। जिस प्रकार से टेस्टिस के अंदर नर युग्मक के रूप में शुक्राणु बन रहे थे, तो उसी प्रकार से अंडाशयों के अंदर मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण हो रहा है, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इन अंडाशयों के द्वारा दो मादा जनन हार्मोन्स जो हैं उनका भी स्रावण किया जाता है, जिनमें से एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो अंडाशयों की अगर हम बात करें इनके कार्यों की, तो इनके द्वारा दो कार्य किए जाएंगे। एक तो क्या होगा, मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण, और दूसरा मादा जनन हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करना। इसके बाद अब हम बात करते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय की संरचना के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर डायग्राम के रूप में भी दिखाया है। और जब हम अंडाशय की संरचना की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर संक्षेप में कुछ भाग हम अंडजनन यानी कि अंडाणु का निर्माण कैसे हो रहा है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जिसके बारे में डिटेल में जो चर्चा है आगे हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अंडाशय यानी कि ओवरी की संरचना के बारे में। ठीक है। अगर बात की जाए ओवरी की संरचना की, तो जो ओवरी या अंडाशय है, इसका ये अंदर वाला जो भाग है वो तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना हुआ सघन क्षेत्र होता है। ठीक है। कि अगर हम बात करें अंडाशय या ओवरी की संरचना के बारे में, तो ये क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतकों से बना हुआ एक सघन क्षेत्र है। हम बात कर रहे हैं अंडाशय की संरचना के बारे में। अगर हम अंडाशय की संरचना के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि अंडाशय जो है वो एक ठोस यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर की ओर तंतुमय संयोजी ऊतकों का एक सघन यानी कि गहरा क्षेत्र जो है वो मौजूद होता है, और उसे नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं हम,
स्ट्रोमा, यानी कि इस ओवरी का जो ये अंदर वाला जो पूरा भाग है वो एक सघन संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है और लगभग सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, जिसे संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा को दो भागों के अंदर बांटा गया है कि अगर हम इस अंदर वाले पूरे भाग को स्ट्रोमा मान लें तो इसे दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। एक तो आता है इसका परिधीय भाग यानी कि जो आउटर एरिया है वो, और दूसरा आता है इसका केंद्रीय भाग यानी कि सेंट्रल एरिया। तो जो इसका आउटर एरिया यानी कि जो परिधीय भाग है उसको नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स, और जो इसका इंटरनल एरिया है या सेंट्रल जो एरिया है, केंद्रीय जो भाग है, उसे नाम दिया जाएगा मेडुला। तो देखो जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि ओवरी के अंदर तंतुमय संयोजी उत्तक का बना हुआ एक सघन क्षेत्र होता है और जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रोमा कहा है। और आगे चल करके हमने देखा है कि इस स्ट्रोमा को हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, जिनमें से एक है कॉर्टेक्स और दूसरा कौन सा है, मेडुला। अगर मैं बात करूं कॉर्टेक्स के बारे में तो कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा होता है, बाहर वाला, यानी कि ये परिधीय जो भाग है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जो अपेक्षाकृत क्या होता है, केंद्रीय भाग की तुलना में अधिक सघन होता है यानी कि हाईली डेंस होता है। और अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक तो रेक्टिक्युलर जो तंतु हैं वो पाए जाते हैं, स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं, साथ में अंड पुट्टिकाएं पाई जाती हैं और साथ में पाई जाती हैं कुछ ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां। तो ये हमने अभी बात की किसके बारे में, कॉर्टेक्स के बारे में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मेडुला के बारे में तो जो ये अंडाशय का अंदर वाला भाग है, इंटरनल जो पार्ट है, जो केंद्रीय भाग, उसे नाम दिया जाता है मेडुला। और जो अपेक्षाकृत कम सघन भाग होता है किसकी तुलना में, परिधीय भाग की तुलना में यानी कि कॉर्टेक्स की तुलना में। तो अगर मेडुला की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि ये कम सघन केंद्रीय भाग है और इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, इलास्टिक तंतु यानी कि प्रत्यास्थ तंतु, साथ में कुछ कोमल पेशियां और कुछ रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं जो हैं वो इस केंद्रीय भाग के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अंडाशय है वो लगभग एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वाला जो भाग जो कि सघन संयोजी उत्तक से बना हुआ है, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा गया है कि जो इसका परिधीय वाला भाग होता है, आउटर जो एरिया है, उसे नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला एरिया है इसे नाम दिया जाता है मेडुला, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो ओवरी या अंडाशय है इसके चारों ओर 3 लेयर या 3 स्तर जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है विसरल पेरिटोनियम, दूसरा जर्मिनल एपिथेलियम और तीसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगर हम डायग्राम के अंदर बात करें तो आप देख रहे हो कि इस डायग्राम के अंदर हमने टोटल 3 लेयर या 3 स्तर जो हैं वो शो किए हैं, जिनमें से ये सबसे बाहर वाला, ये उसके ठीक अंदर और ये सबसे अंदर वाला। इनमें से जो ये सबसे बाहर वाला है इसको क्या नाम दिया जाता है? विसरल पेरिटोनियम, यानी कि सबसे बाहर वाला आवरण, जो मैंने यहाँ पर ये रहा प्रदर्शित किया है, विसरल पेरिटोनियम। और कौन सा है? सबसे बाहर वाला। ठीक है, इसके ठीक अंदर की तरफ जो ब्लू लाइन के द्वारा शो किया गया है, ये वाली लाइन, ये वाली जो विसरल पेरिटोनियम के ठीक अंदर की तरफ है, इसे नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। और इसी की कोशिकाओं के द्वारा आगे चल करके ऊगोनिया आदि का निर्माण यानी कि फॉलिकल सेल्स वगैरह बनाई जाएगी। इसके बाद बात की जाए इस तीसरे स्तर के बारे में जो सबसे अंदर की तरफ है, तो ये वाला जो स्तर है वो क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि अंडाशय के चारों ओर जो है वो 3 स्तर पाए जाते हैं, जिनमें बाहर से अंदर की ओर क्रमशः सबसे बाहर जो है वो है विसरल पेरिटोनियम, इसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम और इसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये थे अंडाशय के चारों ओर पाए जाने वाले तीनों आवरण, जिनमें सबसे बाहर की ओर विसरल पेरिटोनियम, इसके ठीक अंदर की ओर जर्मिनल एपिथेलियम और सबसे अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है,
अब अगर हम बात करें इस अंडाशय की स्ट्रक्चर के बारे में और साथ में हम थोड़ा बहुत इसके अंदर अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में भी देखें, तो ये हमने अंडाशय का जो डायग्राम है वो शो किया है, जिसके अंदर सबसे बाहर वाला जो स्तर है वो विसरल पेरिटोनियम, इसके ठीक बाद जर्मिनल एपिथेलियम और सबसे अंदर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब होता क्या है कि जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं वो पुट्टक कोशिकाओं या ऊगोनिया का निर्माण करती है, और इन पुट्टक कोशिकाओं का निर्माण या ऊगोनिया का जो निर्माण है वो जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में होता है, उसी दौरान हो जाता है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि oogenesis की प्रक्रिया या अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही प्रारंभ हो जाती है। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले तो ये ऊगोनिया या पुट्टक कोशिकाएं जो हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है, और जब ये अपनी संख्या के अंदर पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेती है तो उसके बाद इनमें से कुछ ऊगोनियल सेल्स जो हैं वो क्या है अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी कर लेती है, और इनके चारों ओर अन्य सेल्स जो हैं वो चिपक जाती हैं। इस अवस्था के अंदर अब इसे प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडाणु कहा जाएगा, और इस पूरी पुट्टिका या फॉलिकल को कहा जाता है प्राथमिक पुट्टिका या प्राइमरी फॉलिकल। चूंकि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस नहीं हुआ है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्राइमरी oocyte है वो किस अवस्था के अंदर होता है, डिप्लॉयड स्टेज यानी कि द्विगुणित अवस्था के अंदर होता है। इसके बाद इस प्राइमरी जो फॉलिकल है इसके चारों ओर अन्य सेल्स जो हैं वो और चिपक जाती हैं, जिसके कारण इसके चारों ओर जो ये स्तर हैं इनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। अब अगर आप गौर से देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये प्राइमरी oocyte है इसके चारों ओर जो ये कोशिकाएं चिपकी हुई हैं ये ऐसा प्रतीत करवा रही हैं कि जैसे किसी चीज़ के चारों ओर छोटे छोटे कण चिपके हुए हों, और कणों को क्या कहा जाता है, ग्रेन्यूल। तो इसी आधार पर इनके चारों ओर जो ये कोशिकाओं के स्तर है इसका नाम दिया गया है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, यानी कि कणी की स्तर, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। अब देखो इसके बाद आगे क्या होता है। जब मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि इसके 3-4 स्तर बन जाते हैं, तो इसके बाद फिर इसकी कुछ कोशिकाएं जो है वो नष्ट होने लग जाती हैं, और जिसके कारण यहाँ पर हल्का हल्का गैप बनने लग जाता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। यानी कि एक कैविटी की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और इस कैविटी को नाम दिया जाता है एंट्रम। क्या कहेंगे हम, एंट्रम कहेंगे। इसके बाद में क्या होगा, ये एंट्रम जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी इस तरह से, और एक पूर्ण विकसित या परिपक्व पुट्टिका का निर्माण हो जाएगा, और इस पुट्टिका को नाम दिया जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देंगे, ग्राफियन पुट्टिका या ग्राफियन फॉलिकल। चलो तो अब हम बात करते हैं इस एक परिपक्व या मैच्योर जो फॉलिकल है यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के बारे में। तो देखो जिसके अंदर की तरफ ये है oocyte। क्या है, oocyte है, जिसके चारों ओर जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन के द्वारा शो किया है ये है एक पतला और पारदर्शी स्तर जिसे नाम दिया जाता है जोना पेलुसिडा, और इसके चारों ओर ये कोशिकाओं की केवल एक लेयर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और जो इसको इस एंट्रम से क्या कर रही है, oocyte को अलग करने का काम कर रही है। इस लेयर को नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और ये जो कैविटी है वो एंट्रम है ही। अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो एंट्रम है, लेकिन इस जगह के ऊपर आप देखो तो आप देखोगे कि ये oocyte जो है वो यहाँ से इस भाग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट है। इस भाग को नाम दिया जाता है डिस्कस प्रोलीजिनस या जर्म हिल। डिस्कस प्रोलीजिनस या जर्म हिल कहा जाता है इस भाग को जहां से ये जुड़ा हुआ है। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है पूरी,
तो इसके बाद में अब आगे चल करके क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर होगी यानी कि टूटेगी, और इसके टूटने के कारण इसके अंदर वाला जो ये भाग है, जो oocyte है, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और इस क्रिया को नाम दिया जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि जब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटती है और इससे ये oocyte रिलीज होता है यानी कि मुक्त होता है ओव्यूलेशन के द्वारा, उस समय ये oocyte अपनी सेकेंडरी oocyte की पोजीशन के अंदर होता है यानी कि द्वितीयक अंडाणु की प्रावस्था में होता है। कहने का मतलब अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब ये किस अवस्था में आ गया है, अगुणित अवस्था के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए अंडाणु की गुणिता के बारे में, तो अंडाणु या ओवम जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए प्राथमिक अंडाणु या प्राइमरी oocyte के बारे में, तो ध्यान रखना कि ये क्या होता है, द्विगुणित अवस्था के अंदर होता है। और अगर बात की जाए सेकेंडरी oocyte की यानी कि द्वितीयक अंडाणु की, तो ये कौन सी अवस्था में होगा, अगुणित अवस्था में होगा। तो हमने देखा कि ये इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके कहाँ निकल गया है, ओवरी से बाहर निकल गया है, और ओवरी से बाहर जैसे ही निकलता है तो बाहर की तरफ, जैसा कि हमने जब मादा जनन तंत्र का डायग्राम देखा था तो उसमें देखा था कि ओवरी के जस्ट बाहर की ओर क्या पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स पाई जाती है, और फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसके आगे की तरफ कुछ परवर्ध पाए जाते हैं जिसे फिब्री वगैरह कहते हैं, और उनके सेंटर के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं। तो वहाँ से होते हुए ये द्वितीयक अंडाणु कहाँ प्रवेश कर जाएगा, अंडवाहिनियों यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये ग्राफियन पुट्टिका जो थी, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte जो है वो तो बाहर निकल गया। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि जब इस ग्राफियन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो सेकेंडरी oocyte है वो जब बाहर निकल जाता है, तो इसके बाद शेष बची हुई जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन पुट्टिका है, वो रीअरेंज होती है, दोबारा से व्यवस्थित होती है, और इसके द्वारा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। अस्थायी मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए बनती है, परमानेंट रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है। तो अस्थायी ग्रंथि का निर्माण होता है और इसे नाम दिया जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम देंगे इसे, कार्पस ल्यूटियम। और इसके द्वारा मादा जनन हार्मोन्स के रूप में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्रावण किया जाता है। किसका स्रावण किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, जिनमें से मेनली जो स्रावण किया जाता है वो तो किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन का, और साथ में क्या है, कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का भी स्रावण किया जाता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है इसके द्वारा मेनली किसका स्रावण होता है, एस्ट्रोजन का। तो ध्यान रखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो एस्ट्रोजन है इसका मुख्य रूप से स्रावण कौन करती है, ग्राफियन फॉलिकल, और प्रोजेस्टेरॉन का मेन रूप से स्रावण किसके द्वारा किया जाता है, कार्पस ल्यूटियम का। कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का भी स्रावण करती है, सिक्रीशन करती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हुआ क्या है कि जो ये सेकेंडरी oocyte है वो तो कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किसके अंदर बन गई, कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो गई, और जिसके द्वारा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन आदि का सिक्रेशन हो रहा है। अब क्या होगा, अगर ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब के अंदर किसी स्पर्म यानी कि शुक्राणु के संपर्क में आता है और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद गर्भाधारण आदि की भी क्रिया हो जाती है, तब तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो इसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस गर्भस्थ शिशु जो है उसका प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म न हो जाए, और यहाँ तक कि जन्म होने के कुछ समय बाद तक भी लगभग 6 महीने तक ये बनी हुई रहती है। और जो अंड जनन की प्रक्रिया है, जो oogenesis की प्रक्रिया है, वो यहीं पर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड यानी कि रुक जाती है, ठीक है। और सपोज करो कि अगर ये सेकेंडरी oocyte जो है
इसका फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी कि ये निषेचन की क्रिया नहीं कर पाता, तो उस समय क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो नष्ट होने लग जाएगी और ये किसके अंदर बदल जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस के अंदर बदल जाएगी। और इसके बाद अंततः ये कार्पस एल्बिकेंस जो है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसके बाद फिर से ये अंड जनन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट के अंदर संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि हम अंडाशय की संरचना पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने इन सब के बारे में आपको बताया। हम इसके बारे में डिटेल के अंदर जो डिस्कशन है वो एक तो करेंगे गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर, जब हम अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे यानी कि oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे उस दौरान देखेंगे। और इसके साथ साथ ये साइकिल जो है वो पूरा का पूरा वो हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मादा सदस्य के अंदर उसका जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अब मैंने जो यहाँ पर ये फिनोमिना हो रहा है अंडाशय के अंदर जो हमने देखा अंड जनन की प्रक्रिया, इसको थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश यहाँ पर भी की है। तो देखो कि जब मादा जो है वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर होता है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि इसके ओवरी के अंदर बहुत सारी oogonal सेल का निर्माण हो जाता है। कि जब मादा जो है वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है उसी दौरान इसके अंदर क्या है, बहुत सारी oogonal सेल्स जो है वो बन जाती हैं और जो समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि माइटोसिस के द्वारा लगातार अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करती रहती है। और ये oogonal सेल क्या होती है, अपनी डिप्लॉयड स्टेज यानी कि द्विगुणित संख्या के अंदर होती है और जो माइटोसिस के द्वारा क्या कर रही है, अपनी संख्या के अंदर वृद्धि। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये माइटोसिस के द्वारा पर्याप्त संख्या के अंदर बन जाती है तो उसके बाद में क्या है, माइटोसिस। ठीक है, दो प्रकार के विभाजन होते हैं बेटा, एक होता है माइटोसिस जिसको हम नाम देते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और बनने वाली कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपनी पेरेंटल सेल यानी कि जनक कोशिका के समान ही रहती है। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो विभाजन है वो होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और इस प्रकार के विभाजन के द्वारा पूर्ण होने पर एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है और बनने वाली कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपनी पेरेंटल कोशिका की तुलना में हाफ होती है। तो अब क्या था, जब इनकी संख्या पर्याप्त बन जाती है तो उसके बाद समसूत्री विभाजन यानी कि जो माइटोसिस की प्रक्रिया है वो तो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर स्टार्ट कौन सा हो जाएगा, मियोसिस विभाजन। और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले कौन हुआ, मियोसिस फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही इन फॉलिकल सेल्स के अंदर स्टार्ट तो हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर आकर के रुक जाता है, इस मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है उसी के अंदर आकर के ये रुक जाता है। अब बात करते हैं कि जब ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो अपनी इस प्रोफेज फर्स्ट अवस्था के अंदर आकर के रुक गया, कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो फिर आगे ये कंप्लीट कब होगा। तो यहाँ पर ये रुक जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इस मादा भ्रूण का पूरा विकास होता है और वो प्रसव की क्रिया के द्वारा शिशु के रूप में जन्म लेता है। और उसके बाद में जब उसका शारीरिक विकास पूरा हो जाता है और वो उसके अंदर यौवनारंभ काल आता है, यानी कि वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी जब उसके अंदर आ जाती है, तो उसके बाद जो है वो जब ओव्यूलेशन यानी कि अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ होता है उस समय जो है वो ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगा। तो हमने देखा कि वो मियोसिस फर्स्ट जो है वो प्रोफेज फर्स्ट जो है उसके अंदर सस्पेंडेड यानी कि रुक गया था। और इसके बाद में ये स्टार्ट कब होगा कि जब वो मादा भ्रूण शिशु के रूप में पूरा विकसित हो जाए, प्रसव की क्रिया के द्वारा पूरा
प्रसव की क्रिया के द्वारा उसका जन्म हो जाए और इसके बाद में वो जब लैंगिक रूप से परिपक्व हो और अंडाणुओं का जब निर्माण प्रारंभ हो जाए, उस समय जो है वो मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो संरचना बनती है, अब वो संरचना कहलाती है सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडाणु। और इसके साथ एक संरचना और बनती है जिसे प्राथमिक ध्रुवीय पिंड कहा जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद बचा कौन, सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडाणु, ये वाला, ठीक है। और यही सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडाणु जो है वो क्या है, ओव्यूलेशन की क्रिया के द्वारा यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ करके क्या आता है, बाहर आता है। इसके बाद में इसके अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हो पाता और ये कहाँ पर आकर के रुक जाता है, जो मियोसिस सेकंड की जो मेटाफेज सेकंड अवस्था है उसके अंदर ये आकर के रुक जाता है। तो अब बात करते हैं कि मियोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय है वो पूरा कब होगा, तो वो पूरा होता है जब ये द्वितीयक अंडाणु या सेकेंडरी oocyte किसी स्पर्म यानी कि शुक्राणु के कांटेक्ट में आता है यानी कि निषेचन के दौरान, ठीक है। तो ये थोड़ा अंड जनन की प्रक्रिया का या अंडाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू था, काफ़ी संक्षेप के अंदर, जिसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, oogenesis की जो प्रक्रिया है वो पढ़ेंगे तब। इसके बाद में कुछ एक आधी बात और बताई गई है, वो क्या कि जब इस प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है, एग डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो उस दौरान जो यहाँ पर ये oogonal सेल्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी oogonal सेल जो हैं या पुटक कोशिकाएं जो हैं वो अंडाणु के रूप में विकसित नहीं हो पाती हैं। इनमें से अनेक कोशिकाएं जो हैं वो इस दौरान क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो देखो कि अंडाणु के निर्माण के दौरान या एग डेवलपमेंट के दौरान कुछ oogonal कोशिकाएं या जो फॉलिकल्स सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और ऐसी oogonal सेल्स या जो फॉलिकल सेल्स हैं जो अंडाणु के रूप में विकसित नहीं हो पाती और जो नष्ट हो जाती हैं, उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है और वो टर्म है एट्रेटिक सेल। क्या कहेंगे इसको, एस्ट्रेटिक सेल्स, ठीक है, एस्ट्रेटिक सेल्स। और इस क्रिया को, कौन सी क्रिया को, कि इन oogonal सेल्स की नष्ट होने की जो क्रिया है इसे नाम दिया जाता है एस्ट्रेसिया या एट्रेसिया, ठीक है। तो ये हमने बात की मादा जनन तंत्र के अंदर मुख्य या प्राथमिक मादा जनन अंग के रूप में अंडाशय या ओवरी के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि जितना भी मैटर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन कर सको या इसको रीड कर सको। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो इसके बाद अब हम मादा जनन तंत्र के अंदर बात करेंगे अन्य द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक्स।